एक नई कहानी लेके। आज की कहानी है भूतिया ससुराल। परमेश्वर जी का अपना एक बिजनेस था। बड़ा घर, कारें, सब कुछ थी। दोनों बेटियां भी बहुत सुशील थीं। परमेश्वर जी की पत्नी को मरे काफी समय हो चुका था। रागिनी और नर्मदा अब बड़े हो गए थे। रागिनी का कॉलेज खत्म हो चुका था, तो घर में अब उसकी शादी की बात चलने लगी थी। रागिनी के सामने जब भी परमेश्वर जी उसकी शादी की बात करते, तब वह शर्मा जाती और वहां से चली जाती। लड़की वाले होने के नाते वो कई जगह लड़का ढूंढ रहे थे। किसी ने उन्हें चेतन के बारे में बताया था, तो वो अपने भाई चंद्रभान के साथ स्वरूप जी के घर गए और घर वगैरह देखकर वो पूरी तरह संतुष्ट हुए। उन्होंने उनसे अलविदा कहा और वापस लौट आए। उन्होंने घर आकर सभी से चेतन और रागिनी की शादी की बात की। उन्होंने चेतन की काफी तारीफ भी की। पता नहीं क्यों, लेकिन चंद्रभान को, रागिनी के चाचा को, इस रिश्ते से परेशानी थी। वो हाँ नहीं कर रहे थे। परमेश्वर जी ने चंद्रभान की ना सुनते हुए रिश्ते की बात पक्की कर दी। नियत दिन शादी भी हो गई। शादी के बाद लड़की पग फेरे की रस्म के लिए वापस आती है। नर्मदा ने रागिनी को फोन कई बार ट्राई किया, लेकिन उसका फोन लगातार नॉट रीचेबल जा रहा था। नर्मदा को रागिनी की चिंता होने लगी। उसने ये वाली बात अपने पिता को भी बताई। उसके पिता को भी ये बात समझ नहीं आई कि फोन नॉट रीचेबल क्यों जा रहा है। वो रागिनी को देखने नर्मदा के साथ उसके ससुराल की तरफ चल पड़े। उन्होंने जहां पर पहली बार स्वरूप जी से पहली मुलाकात की, यानी कि उनका घर, वहां ढूंढने पहुंचे। पर वहां पर तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि शादी तो उन्होंने होटल में की थी। आसपास के लोगों से जब उन्होंने पूछताछ की, तब उन्हें पता चला कि यहाँ उस नाम के कोई भी बंदे नहीं रहते। उन्हें बहुत ज्यादा हैरानी हुई। नर्मदा तो रुआसी हो गई। उसने एक बार फिर रागिनी का फोन मिलाया, लेकिन वो फिर नॉट रीचेबल गया। वो वापस घर आ गए। सबको उन्होंने ये बात बताई। उसी रात नर्मदा को एक सपना आया। उसने रागिनी को खून से लथपथ एक ऐसी जगह खड़ा पाया जहां से एक तरफ दुनिया दिख रही थी और दूसरी तरफ परलोक। नर्मदा हड़बड़ाकर उठ गई। सुबह उसने ये सारी बात अपने पिता को बताई। ऑफिस के जिस आदमी ने ये रिश्ता करवाया था, वो 3 दिन से ऑफिस ही नहीं आया। उसके घर जब नर्मदा और उसके पिता पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उसके घर पर भी ताला लगा हुआ है। नर्मदा को याद आया कि शादी के फोटोग्राफ्स भी तो लिए गए थे। वो सीधे अपने पापा के साथ उस फोटोग्राफर के घर पहुंची। उसकी बीवी ने दरवाजा खोला। जब उसने अपना परिचय दिया, तब उसकी बीवी भड़क गई। ऊट पटांग कहने लगी, चले जाओ यहाँ से। जब से मेरा पति तुम्हारी लड़की की शादी से आया है, तब से वो इंसान से हैवान बन गया है। कहते कहते वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी। हमने उसे सारी बात बताई। तब उसे लगा कि हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं। उसने हमें अंदर बुलाया और बताया कि मेरा पति उस रात जब घर आया, उसने कैमरा अंदर वाले कमरे की तरफ टेबल पे रख दिया। फिर हाथ मुंह धोकर वो फोटो देखने लगा। जैसे जैसे एक एक फोटो आगे बढ़ रही थी, उसके चेहरे का रंग बदल रहा था। उसने कैमरा वहीं रखा और मेरी तरफ पलटा। मेरा बेटा बाहर वाले कमरे में सो रहा था। उसने पास में रखी बाबूजी की छड़ी उठाई और मुड़कर मुझ पर जोरदार वार किया। मैं एक तरफ पलटी और बच गई। मैं सीधे बाहर की तरफ भागी और कमरा बाहर से बंद कर लिया। अगले दिन मैंने गली के लोगों के साथ मिलकर उसे कमरे में जंजीर के साथ बंद कर दिया। वो इतना चिल्लाता है जैसे उसमें वो नहीं कोई और बोल रहा हो। नर्मदा ने उस कैमरे के बारे में पूछा। उसकी बीवी ने कैमरा हाथ भी नहीं लगाया था। उसने बताया कि वो कैमरा तो कमरे की टेबल पे ही रखा है। उसने धीरे से वो कमरा खोल दिया। अंदर कमल जंजीर से बंधा एक तरफ बैठा हुआ था। दीवारों पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। कमल ने जगह जगह से अपने आप को काट लिया था। पूरे कमरे में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैली हुई थी, जैसे कोई मर गया हो। उसने वो कैमरा जैसे ही उठाया, कमल की आंखें खुल गई। उसने नर्मदा को पकड़ने की कोशिश की और तेज तेज चिल्लाने लगा, भूल जा अपनी बहन को, भूल जा, पूरी तरह भूल जा अपनी बहन को। लेकिन नर्मदा तेजी से बाहर की तरफ भागी और बाहर निकलकर उस कैमरे को अच्छे से रख लिया। घर आकर उसने कैमरे की एक एक पिक्चर देखनी शुरू की। लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि सभी फोटोज में नर्मदा और उसका परिवार, रागिनी तो थी, पर चेतन और उसका परिवार कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा था।
अब नर्मदा बहुत तेजी से रोने लगी। उसने पिता की भी आंखें नम हो गईं। अब नर्मदा अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस इंस्पेक्टर ने नर्मदा और उसके पिता से चेतन और उसके पिता का स्केच बनवाने के लिए कहा। फिर उन्हें आश्वासन दिया कि वो उचित कार्रवाई करेंगे। नर्मदा और उसके पिता जब पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहे थे तब उन्होंने चेतन को रोड के अपोजिट साइड पर चलते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया में है ही नहीं। नर्मदा उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन ट्रैफिक के कारण वो उसका पीछा नहीं कर पाई। सड़क पर उनकी गाड़ी घर की तरफ तेजी से दौड़ रही थी। नर्मदा ड्राइवर के साथ वाली सीट पर थी। उसने अपने सामने से आती हुई बस में बोनट पर रागिनी को बैठे देखा। नर्मदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। अचानक परमेश्वर जी का फोन बजा। पुलिस इंस्पेक्टर भैरव प्रसाद ने परमेश्वर जी को बताया कि जिसका स्केच आपने बनवाया है वो लड़का साथ के गांव से ही 1 महीने पहले गायब हुआ है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। वो वापस थाने पहुंचे। उन्होंने उस फोटो को देखा। वो हूबहू चेतन की ही फोटो थी। उन्होंने उसका एड्रेस ले लिया और वहां पहुंच गए। उसकी माँ उन्हें घर पर ही मिल गई। उसने ये सब सुना तो वह बहुत तेजी से रोने लगी। उनका बेटा 1 महीने से लापता था। नर्मदा और उसके पिताजी वहां से खाली हाथ लौटने लगे। तब उन्हें रामू नाम का एक आदमी मिला। उसने बताया कि जिस दिन से इनका बेटा गायब है उस दिन से ही हमारे गांव का एक बहुत ही बदनाम त्रिभुवन दास नाम का तांत्रिक भी गायब है। वो लड़कों को गायब करने का काम ही करता है। नर्मदा को कुछ समझ नहीं आया कि ये 2 कहानियां एक कैसे हो सकती हैं। अचानक नर्मदा और उसके पिता की नजर सड़क के दूसरी तरफ गई। वहां उन्हें चेतन बाइक पे जाता हुआ नजर आया। कुछ देर बाद उन्होंने उस रोका। वो बहुत हैरान हुए कि वो चेतन नहीं था, कोई और था। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगे उन्होंने देखा कि वो शमशान घाट के बिल्कुल सामने खड़े हैं। रात के 11 बज चुके थे। पूरी सड़क सुनसान थी। अब उन्हें डर लगने लगा। कुछ चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि उनके कानों में अजीब से मंत्रों की आवाज आने लगी। वो धीरे धीरे करके शमशान घाट के अंदर गए तो क्या देखते हैं कि रागिनी और विक्रम उर्फ चेतन एक मुर्दे के पास बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ एक तांत्रिक बैठा था। वो जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। नर्मदा निकलकर उसकी तरफ जाने लगी। उसके पापा ने उसे रोका और बाहर मदद देखने के लिए जाने के लिए बोला। दूर दूर तक उन्हें कोई नजर नहीं आया। वो कुछ दूर पैदल गए। तब उन्होंने देखा कि सड़क पर एक त्रिशूल पकड़े नागा बाबा आ रहे हैं। परमेश्वर जी ने उनके दौड़कर पैर पकड़ लिए और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। वो उनके साथ जाने को तैयार हो गए। वहां जाकर उन्होंने तांत्रिक त्रिभुवन दास को सब बंद करने के लिए कहा, लेकिन उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। अब बाबा का क्रोध बहुत ही उग्र हो गया। बाबा ने सीधा त्रिशूल उठाया और त्रिभुवन दास पर वार कर दिया। त्रिभुवन दास वहीं ढेर हो गया। मुर्दे के पास एक मिट्टी की हांडी रखी थी। बाबा ने अपने त्रिशूल से उस हांडी को भी फोड़ दिया। हांडी के फूटते ही दोनों होश में आ गए। परमेश्वर जी और नर्मदा रागिनी और विक्रम को संभालने में लगे हुए थे। जब वो बाबा को ढूंढने निकले तो बाबा वहां कहीं नजर नहीं आए। कहाँ नजर आते, ईश्वर नजर थोड़ी आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।